तो नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है दूसरी क्लास। आज बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन पहले तो बात की थी, पहली क्लास जो बच्चे नहीं देखे वो पहली क्लास देखें। जो भी लोग पहली क्लास नहीं देखे वो पहली क्लास देख ले, उसके बाद दूसरी क्लास देखेंगे। ठीक है। दूसरा बात है प्रोटीन। जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बताए थे कि मिला रहता है, प्रोटीन मिला रहता है। तो ये सब अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो ये प्रोटीन जो वर्ड है, प्रोटीन इज गिवन बाय मुल्डर। क्या है? मुल्डर इन 1838। मुल्डर के द्वारा प्रोटीन नाम दिया गया। कब? 1838 में। कब दिया गया? 1838 में। याद रखिएगा, प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ CHO and N. Some proteins have also SP and Fe are found. प्रोटीन कंपोज होता है किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सम प्रोटीन्स सल्फर, ये है सल्फर, फास्फोरस और आयरन, ठीक है, आर फाउंड। प्रोटीन्स इन जगहों में पाया जाता है। इसमें आयरन में भी, जैसे पालक का कोई भी चीज खाते हैं उसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है। सल्फर भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है ना। तो ऑल्सो हैव SP and Fe आर फाउंड प्रोटीन्स। ये सब मिलके प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन रिपेयरिंग आवर बॉडी। प्रोटीन्स का यूज किया जाता है कि हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी में जो भी डिस्केसेज है उसको ठीक करने के लिए प्रोटीन का यूज किया जाता है। जैसे किसी भी पर्सन को कोई तरह का डिस्केसेस है, जैसे ब्लाइंडनेस होता है, जिसको आंखों से या कोई वजह से बॉडी से रिलेटेड कोई भी तरह का डिस्केस पाया जाता है, तो उसमें प्रोटीन्स का हेल्प लिया जाता है। प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे लिख लीजिएगा आवर बॉडी। ठीक है। यह प्रोटीन्स हमारे बॉडी को डेवलपमेंट यानी बढ़ाने में और रिपेयरिंग करने में मदद करता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं उनको छोड़कर, है ना, राइबोसोम को छोड़कर जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम। इसको छोड़ करके बाद बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं सब प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। आवर बॉडी यूज प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। यानी हमारा बॉडी जो है प्रोटीन का यूज करता है एसिड के फॉर्म में, जिसका नाम है एमिनो एसिड। हमारा बॉडी एसिड के फॉर्म में प्रोटीन का यूज करता है, जिसका नाम है एमिनो एसिड। नंबर ऑफ एमिनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इज 20। यानी हमारे बॉडी में लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए डेली लाइफ के तौर पर। ठीक है। इसको याद रखिएगा। नंबर ऑफ एमिनो एसिड रिक्वायर्ड आवर बॉडी इज 20। एमिनो एसिड इज मेड बाय आवर बॉडी 10। और 10 तो हमारा शरीर ही खुद बना देता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड हमारा शरीर 10 ऑलरेडी बना के रखा रहता है। और बाद में की जो भी नंबर ऑफ एमिनो एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड,
और 10 एमिनो एसिड फूड से पाया जाता है। तो दोनों मिलाकर के डेली का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? 20। अगर इसमें से कुछ भी थोड़ा सा कम पड़ जाए तो धीरे धीरे कुछ न कुछ डिस्कीज से आना चालू हो जाता है, कोई तरह का तो कह सकते हैं बीमारी आना चालू हो जाता है। तो एमिनो एसिड हमारा बॉडी खुद बनाता है कितना? 10, और एमिनो एसिड पाया जाता है भोजन से 10 पाया जाता है। तो टोटल मिलाकर के 20 एमिनो एसिड हमारे बॉडी में नीड होता है एवरी डे। ठीक है। नंबर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन बैलेंस डाइट, अगर सही प्रकार से डाइट ले, सही प्रकार से भोजन करे तो हमारे बॉडी में प्रोटीन का परसेंटेज होता है 15%, मत 15% होता है। हमारे बॉडी में अगर सही से डाइट लिया जाए तो 15% का एबिलिटी होता है हमारे फूड में प्रोटीन का। ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन बाय ए नॉर्मल पर्सन 70 to 100 ग्राम, यानी जब हर रोज का रिक्वायरमेंट होना चाहिए किसी भी पर्सन को, कोई नॉर्मल और स्वस्थ पर्सन है उसके लिए डेली का रिक्वायरमेंट होना चाहिए 70 से 100 ग्राम प्रोटीन्स का, 70 से 100 ग्राम प्रोटीन्स का। तो और क्लास इसके आगे भी है, इसको नोट करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करिए, मैं इसको भी बोर्ड पे लिखना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यहां तक आप समझ चुके हैं कि प्रोटीन्स कितना चाहिए। एक दिन में 20 टाइप्स के प्रोटीन्स चाहिए, सॉरी एसिड, एमिनो एसिड चाहिए। प्रोटीन्स का यूज करता है हमारी बॉडी में। नंबर ऑफ एमिनो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम 10 प्रकार के एमिनो एसिड पाया जाते हैं हमारे भोजन से, और 10 प्रकार के हमारा शरीर खुद बनाता है। और उसके बाद एक पर्सन को रिक्वायरमेंट चाहिए 70 से 80, 70 से 100 ग्राम प्रोटीन, उसको डेली के रिक्वायरमेंट में जरूरी है। ठीक है। 15% जो है प्रोटीन्स बैलेंस डाइट में पाया जाता है। तो आगे की क्लास को अभी इसको नोट कीजिए, आगे की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तो प्रोटीन की नीड पड़ती है। तो वही कहा गया है कि प्रोटीन का उपयोग तब किया जाता है, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, प्रोटीन का उपयोग तब किया जाता है जब कार्बोहाइड्रेट और फैट मीन्स होता है वसा, फैट मीन्स क्या होता है? वसा की कमी होती है कहाँ? हमारे शरीर में। तो प्रोटीन यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन दिस इज डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ऑक्योर इन आवर बॉडी। एनर्जी के फॉर्म में प्रोटीन को तब लिया जाता है जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, वसा की कमी हो, तब हमें प्रोटीन को एनर्जी के रूप में लिया जाता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड अप्रॉक्स 5.56 कैलोरी ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन 5.56 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन्स के बारे में, पूरी प्रोटीन्स का मेन पॉइंट, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिएगा। प्रोटीन्स 5.56 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम। ठीक है। और द एक्सेस थिकनेस ऑफ हेयर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो बहुत तरह का डिस्केसेस होने लगता है। किसी का बाल झड़ना चालू हो जाता है, किसी का बाल बहुत पतला हो जाता है, तो वही कहलाता है कि एक्सेस थिकनेस ऑफ हेयर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। बाल, किसी का बाल पतला हो रहा है, किसी का बाल झड़ रहा है, वो प्रोटीन की कमी से हो रहा है। ठीक है।
सोर्स, इसका सोर्स इसको रिपेयर कैसे करता है, रिपेयर कैसे किया जा सकता है। अगर बाल किसी का झड़ रहा हो, बाल किसी का मोटा करना है, पतला है, तो उसको उसका ये सोर्स है, सोर्स है क्यू क्यूट क्यू नॉट से, मूंगफली से, है ना, क्यू नॉट से, मूंगफली से, सोयाबीन से, सोयाबीन खाए, ठीक है, पल्स दाल पिए, ठीक है, मीट खाए, मछली खाए, अंडा खाए, है ना, फिश, मछली, एग, अंडा, ये क्यूनट्स मूंगफली है, ठीक है, ये मूंगफली खाए, है ना, और सोयाबीन खाए, दाल खाए, और फिश खाए, मीट खाए, और अंडा खाए, वो उसका जो है, जो किसी भी पर्सन का बाल अगर पतला है तो उसका डिफिशियंसी दूर हो सकती है। तो अब बात करते हैं डिसीजेस बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग और क्या क्या बीमारी हो सकती है। प्रोटीन की कमी से आपको क्वेश्चन हो सकता है, पुष्पाकर, इसे कहते हैं कुपोषण। क्या कहते हैं? कुपोषण। क्या कहते हैं? कुपोषण। बच्चे देखते हैं किसी का शरीर पतला रहता है, बच्चे में किसी का शरीर बहुत पतला रहता है, क्यों? किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। कुपोषण। मरमस, ये ऐसी जिसकी वजह से अल्प वृद्धि होती है, मैरमस की कमी से। मैरमस की कमी से ये अल्प वृद्धि यानी अफेक्टेड ग्रोथ होता है, बहुत कम, मतलब कोई नाटे हो जाते हैं तो कोई लंबे हो जाते हैं, ये सब वजह होती है प्रोटीन्स की, है ना। और भी होता है चेहरा सूज जाता है, किसी का चेहरा खराब हो जाता है, चेहरे पे बर्रे आ जाता है, गांव घर की भाषा में कहते हैं बर्रे आ जाता है, तो ये आ जाता है प्रोटीन्स की कमी से। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रोटीन्स की कमी से इतने सारे रोग होते हैं। पुष्पाकर यानी इसको कुपोषण कहते हैं, मरमस कहते हैं, मैरमस, ठीक है। अफेक्टेड ग्रोथ यानी अल्प वृद्धि, इसको कहते हैं अल्प वृद्धि। क्या कहते हैं? अल्प वृद्धि, ठीक है। ये सब डिस्केसेस होते हैं इसकी कमी से, प्रोटीन्स की कमी से। यानी इसके हिंदी वाले बच्चे जो भी हैं वो लिख सकते हैं कि प्रोटीन्स की कमी से होने वाले रोग, पहला होगा कुपोषण, दूसरा होगा मैरमस, और तीसरा होगा अफेक्टेड अल्प वृद्धि, ठीक है। इतना याद रखिएगा। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो जो भी पदार्थ है उसको पहले पाउडर के फॉर्म में चेंज करना है। इसके फॉर्म में करना है, पाउडर के फॉर्म में चेंज करना है। और दूसरा काम, उसमें पानी डाल के उसको पेस्ट बना लेना है, उसको पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद तीसरा काम ये है, एड 2 drops of CuSO4 and 10 drops of NaOH, ये डाल के चेक करना है। अगर ये इसका कलर या पेस्ट वायलेट, बैगनी कलर का हो जाता है तो ये शो करता है प्रोटीन्स, ये शो करता है प्रोटीन्स, ठीक है। वायलेट मींस बैगनी। अगर इसका पेस्ट पे ये CuSO4 डालने के बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ NaOH डालने के बाद, ध्यान रखिएगा 2 ड्रॉप्स CuSO4 डालना है, 2 ही बूंद डालना है, और 10 ड्रॉप्स आयोडीन डालना है इसकी, और चेक करना है। अगर पेस्ट का कलर बैगनी हो जाए तो वो प्रोटीन को शो करता है। आगे की क्लास में आगे हम नोट करके बोर्ड में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फैट, वसा की। वसा का मतलब अपनी बोलचाल भाषा में जो तेलहन पदार्थ होता है
उसके अंदर वसा पाया जाता है। जो भी तिलहन पदार्थ होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। अपनी बोलचाल भाषा में इसे तिलहन समान कहते हैं, तिलहन पदार्थ। ठीक है, इसको याद रखिए। तो ये फैट्स आर कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइकोलेस्टेरॉल। ठीक है, ये कंपाउंड होता है फैटी एसिड का और ग्लाइकोलेस्टेरॉल का। फैट आर मेड ऑफ सी से कार्बन, H हाइड्रोजन एंड O, बट एज कंपेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में दे हैव लेस अमाउंट ऑफ O2। ये O2 का सबसे बहुत कम अमाउंट होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो फैट वो होता है, फैट आर मेड ऑफ CH एंड O बट कंपेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में बहुत ही कम अमाउंट होता है O2 का। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आवर बॉडी गेट मैक्स एनर्जी फ्रॉम फैट से हमारा बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त करता है। फैट से हमारा बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त करता है, इसको भी नोट करके रखिएगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फैट इन बैलेंस डाइट अप्रॉक्स 25%। बैलेंस डाइट में जो होता है फैट की मात्रा 25% रहती है ना, तो इसको भी नोट करके रखिएगा। ठीक है, फैट्स है कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइकोलेस्टेरॉल, है ना। फैट आर मेड ऑफ CH एंड O बट एज compared to carbohydrate they have less amount of O2। ये ध्यान रखिएगा, ये है ग्लाइकोलेस्टेरॉल। इसकी मात्रा अगर अधिक बढ़ जाती है तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस होता है, डेंजरस भी हो सकता है। तो इसको कहा जाता है कि अधिक मात्रा में इसको नहीं सेवन करना चाहिए। फैट का भी लिमिटेड मात्रा में सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो आवर बॉडी गेट मैक्स एनर्जी फ्रॉम फैट। फैट से बहुत ज्यादा एनर्जी पाता है, फैट से भी एनर्जी मिलता है, ध्यान रखिएगा। द अमाउंट ऑफ फैट इन बैलेंस डाइट अप्रॉक्स 25%। फैट इज insoluble in water but soluble in organic solvent। ये पानी में कभी नहीं घुलता, पानी में नहीं घुलेगा। आप किसी भी वाटर में ऑयली सामान ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, कोई सा चीज ले लीजिए, जैसे घी ले लीजिए, ये पानी में नहीं घुलेगा, उसी को कहते हैं फैट। फैट मैंने ही बता दी, तिलहन पदार्थ जो भी होगा उसे फैट कहते हैं। ठीक है, तिलहन पदार्थ जो भी होगा उसे हम फैट कहेंगे। तो फैट आर कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइकोलेस्टेरॉल, ध्यान रखिएगा इसको। यह CHO होता है बट कंपेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में O2 कम होता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, इसकी मात्रा बैलेंस डाइट में 25% होती है। इंग्लिश वाले हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखिएगा। ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। फैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप इसको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको मिलाइएगा, जैसे सरसों का तेल और नारियल का तेल में दोनों को मिक्स कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बट इसको पानी में मिक्स कीजिएगा तो पानी में नहीं मिक्स होगा। तो इतना ये ध्यान रखिएगा, फैट्स पानी में घुलता नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाता है, इसके साथ हो जाता है, इसके पानी के साथ नहीं होता है, इसको ध्यान रखिए। टाइप्स ऑफ फैट, फैट के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैट, फैट के प्रकार कहाँ से होते, क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं। उत्पत्ति, ये है उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान रखिए। obtained from plants obtained from animal, दो प्रकार से पाया जाता है, पहला जानवर से, दूसरा सब्जियों से, वेजिटेबल से, प्लांट से, ये सब पाया जाता है। तो एनिमल्स फैट होता है चीज, इसको पनीर कहते हैं, बटर, मक्खन, मीट, इसमें भी तेल पाया जाता है ना। जैसे आप मीट खाते हैं, खस्सी का मीट खाते हैं, उसमें भी उसका तेल पाया जाता है। इससे हमको कोलेस्ट्रॉल, अगर अधिक सेवन करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इसको याद रखिएगा। एग, अंडा में भी होता है, ठीक है, फिश में भी होता है, हर जगह, मतलब इस जीवों में तिलहन पदार्थ, ये भी तिलहन पदार्थ खाने के लिए ये भी है। बट भोजन प्लांट से, फ्रॉम प्लांट से, ये प्लांट से है ना, ये प्लांट की है। तो प्लांट से पाया जाने वाला वेजिटेबल्स फैट, नारियल का तेल, मस्टर्ड, है ना, सरसों का तेल, ठीक है, ये सब क्या है, फैट, वसा के स्रोत, वसा के क्या है, स्रोत है। एलमंड्स, जितने भी बादाम हैं, सब क्या है, वसा के स्रोत। आइए आगे भी इसके बारे में जानते हैं। आइए अब बात करते हैं, वाष्पीय अम्ल के बारे में, फैटी एसिड के बारे में, ठीक है। तो यह एसिड दो प्रकार के होते हैं, यह एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड मतलब संश्लेषित हो जाता है, पच जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो पच जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो नहीं पचता, ठीक है, बॉडी में, हमारे बॉडी में नहीं पचता है, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जितनी भी एनिमल्स से फैट पाया जाता है वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यह लगभग में रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट के फॉर्म में पाया जाता है। ये एसिड लगभग में रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। They are not found in solid state at room temperature। इसकी बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, इतना याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ये रूम की टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में नहीं होता, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में नहीं हो पाता। जैसे आप सरसों का तेल लिख लीजिएगा, वो देखिएगा पौधा से है, ये भी सरसों का तेल, नारियल का तेल, कोई भी चीज का, आलमंड, कोई भी चीज का, बादाम का तेल, कुछ भी, तिल का तेल लीजिए, कोई भी चीज का तेल देखिएगा, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता, ये पाया नहीं जाता है, लगभग में नहीं पाया जाता है ना। हाँ, एक है पहले आता था जो नारियल का तेल होता था, वो लगभग में सॉलिड स्टेट में पाया जाता था, बट वो वैसा देखने को बहुत कम रेयर केस में देखा जाता है। तो ये दे आर नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और जानवरों से जितना भी वायली पदार्थ मिलता है, वायली फैटी एसिड मिलता है, वो हमेशा लगभग में सॉलिड स्टेट में ही मिलता है ना। विटामिन, अब बात करते हैं विटामिन की, ये होगी फैट खत्म, यहाँ तक फैट का काम खत्म। अब आ गई विटामिन। विटामिन ये है, विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कार्बनिक पदार्थ, क्या है, ऑर्गेनिक
संस्थान। विटामिन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। मेटाबॉलिक क्या है? मेटाबॉलिक है उपापचय, यानी बॉडी में उपापचय का नियंत्रण करता है। विटामिन क्या करता है? बॉडी में उपापचय का नियंत्रण करता है हमारे बॉडी में। तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आप पता है आपको, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिक उपापचय को कंट्रोल करता है ना। विटामिन मेटाबॉलिक कंट्रोलर, इसको मेटाबॉलिक कंट्रोलर भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि मेटाबॉलिक कंट्रोलर किसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज करता है कैसिमर फंग। कौन है? कैसिमर फंग। इसने 1911 से 1912 तक इसकी खोज की थी। कैसिमर फंक ने 1911 से लेकर के 1912 तक इसकी खोज की थी। इसका जो खोज है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इतने सारे विटामिन का उसने खोज किए थे 1911 से लेकर के 1912 तक में। ठीक है, उसके बाद विटामिन के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन। यहाँ पे है विटामिन के प्रकार। क्या है? विटामिन के प्रकार। ये सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी में घुलने वाला, और ये फैट सॉल्युबल, यानी ये तेल वसा में घुलने वाला। तो विटामिन दो प्रकार के हैं। अभी फिलहाल विटामिन दो प्रकार के हैं, जो सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुल सकता है, और जो ये फैट वसा में घुल सकता है, वो विटामिन ए है और डी है और ई है, के है। ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुल सकता है। कहाँ घुल सकता है? वसा के अंदर घुल सकता है। विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी और सी कहाँ घुल सकता है? विटामिन बी घुल सकता है पानी में, विटामिन सी भी घुल सकता है पानी के अंदर। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, विटामिन बी और सी पानी में सिर्फ घुलेगा। बाद बाकी ट्रिक याद करिएगा, केडा। क्या है? KEDA। बाद बाकी केडा का ट्रिक याद करिएगा, ये फैट में घुल सकता है। केडा विटामिन KEDA या ADE, इसको याद रखिएगा, ये फैट में सिर्फ घुलेगा। और विटामिन बी और विटामिन सी ये घुलेगा सिर्फ वाटर में। विटामिन फ्रॉम बाय आवर बॉडी, कुछ विटामिन हमारे बॉडी में भी बनते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन कुछ जो है हमारे बॉडी में भी बनते हैं। जो विटामिन बनते हैं उनका बारे में जानते हैं। विटामिन डी और विटामिन के, ये दोनों कहाँ बनते हैं? हमारे बॉडी के अंदर ही बनते हैं। विटामिन डी और विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। तो विटामिन डी प्रेजेंट इन आवर बॉडी स्किन, स्किन यहाँ पे त्वचा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, SAIN, स्किन लिखा हुआ है, SAIN। विटामिन डी प्रेजेंट इन आवर स्किन, ये हमारे त्वचा में ही पाया जाता है। और विटामिन के प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में इसको कहते हैं, ये बड़ी आंत में पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, विटामिन के पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और विटामिन डी पाया जाता है हमारे बॉडी के स्किन में, यानी इस चमड़ी जो देख रहे हैं इस पे स्किन में ही विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, और संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ विटामिन, विटामिन का संश्लेषण होता है लीवर के पास। कहाँ होता है? लीवर के पास विटामिन का सिंथेसिस होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अब आप और जानते हैं विटामिन के बारे में। तब तक बने रहें क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगता हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने नए दोस्तों को बता भी सकते हैं कि विटामिन के बारे में अच्छे से विश्लेषण के लिए
अच्छे से जानने के लिए जरूर शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं और खुद भी जानें और सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को भी सिखाएं ताकि ये भूलने में आपको कठिनाई न बने। ठीक है, अब आइए बात करते हैं विटामिन नाम के बारे में। विटामिन नेम होते हैं, पहला होते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। थायमिन विटामिन बी को कहा जाता है, थायमिन विटामिन बी को कहा जाता है। एसोकॉर्बिक एसिड, एसोकॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, विटामिन सी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एसोकॉर्बिक एसिड, एसोकॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं विटामिन सी को। कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है। टीफोरॉल, टीफोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है, टीफोरॉल विटामिन ई को कहा जाता है, याद रखिएगा। फिलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन विटामिन फिलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन विटामिन ए को कहा जाता है, याद रखिएगा इतना। फिलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन विटामिन ए को कहा जाता है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं विटामिन बी ग्रुप का। बी ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं उसके बारे में बात करते हैं। विटामिन बी ग्रुप के विटामिन हैं बी, इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बी ग्रुप के विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। थायमिन B1 विटामिन, थायमिन जो है B1 विटामिन होता है। रिबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं, रिबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। नियासिन, निकोटाइमिन विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन B3 होता है, विटामिन B3 होता है, सॉरी विटामिन B3 होता है। पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं विटामिन B5 को, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 को कहते हैं। पायरोक्सिडीन विटामिन B6 को कहते हैं, पायरोक्सिडीन विटामिन B6 को कहते हैं। बायोटिन विटामिन 7 या विटामिन H को कहते हैं, याद रखिएगा इतना। साइनोकोबैलेन विटामिन बी को कहते हैं, साइनोकोबैलेन विटामिन B12 को कहते हैं, B12 को कहते हैं, इतना याद रखिएगा। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड B9 B10, फॉलिक एसिड B9 B10 कहा जाता है। इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करते हैं। दिस केस बाय डिफिशियंसी, यानी विटामिन सी की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम कहते हैं रतौंधी, क्या कहते हैं, रतौंधी, ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसका सोर्स है, इसको ठीक करने का, गाजर खा सकते हैं, हरी सब्जी खा सकते हैं, दूध, मक्खन, पनीर खा सकते हैं, ठीक है, जिसे जीरोफ्लैक्समिया कहते हैं, ठीक है। फियर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन का डर होता है, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन का डर होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी
विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी जिसे पूरी करने के लिए आप चना खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, गेहूं का आटा खा सकते हैं ना, मूंगफली, दाल, यीस्ट, खमीर, यीस्ट मतलब दही के आप दही में पाया जाता है, खमीर दही में पाया जाता है, ये सब खा सकते हैं। इसे आप अपनी बेरी डिसीजेस को पूरी कर सकते हैं। विटामिन सी को इस गाजर से, हरी सब्जी से, दूध मक्खन से पूरी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी।